हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत का 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैं आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपका 2019 का, 21 का और ये सॉल्व करवा दिए हैं आपके संस्कृत के पेपर। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, चैनल पे जाके। ठीक है, तो अब हम ये वाला आज सॉल्व करते हैं पेपर। और आप लोग ये पेपर ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपके जो आने वाले पेपर हैं उसमें क्या है, आपको इससे ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपके क्या है, पिछले जो साल के पेपर होते हैं वह क्या है, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसका 2-3 बार इसको क्या है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। छा संयुक्त रूप है। ठीक है, तो छा किस किस से मिलके बना है। देखिए, आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, एक तो आपका छा होता है, एक आपका होता है त्रा, एक आपका होता है ज्ञा और एक आपका होता है श्रा। ठीक है, तो ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छा हमारा किससे मिलके बनता है, का और शा से। ऐसे ही हमारा त्रा मिलके बनता है ता प्लस रा से। ऐसे ही हमारा ज्ञा मिलके बनता है या प्लस जा से। ठीक है, या प्लस जा से। और ऐसे ही हमारा श्रा मिलकर बनता है शा प्लस रा से। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ये हलंत लगा है ना, ये आपको जरूर लगाना है। ठीक है, कोई ऑप्शन ऐसा भी होगा कि यहाँ पे भी लगा हुआ होगा हलंत, लेकिन वो क्या होगा, ऑप्शन आपका वो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हलंत का मतलब होता है कि यहाँ स्वर इससे अलग हो चुका है। और अगर हलंत नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब इसमें जो स्वर है आ, वो यहाँ पे क्या है, इसके साथ मिला हुआ है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो क्या है, स्वरों से मिलके बनते हैं। ठीक है, जो व्यंजन होते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या है, का प्लस सा, ये आपका छा का संयुक्त रूप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वदशा शब्द बोधक है। तो द्वदशा, द्वदशा का मतलब क्या है, द्वय का मतलब है 2 और 10 का मतलब है 10। तो 10 और 2 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समक्ष शब्द में समास है। तो समक्ष कैसे मिलकर बना है, सम प्लस अक्षी। अक्षी का मतलब होता है आंख, सम का मतलब होता है सामने, तो मतलब आंख के सामने। तो आंख के क्या है, यहाँ पे विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, संबंध कारक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका। समास आपको पता है, समास आपके कितने होते हैं, बताइए जरा। द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये सब आप समास याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में प्रयुक्त क्रिया क्या होगी। तो देखिए, ऊपर के लिए क्या होता है, उद। जाने की क्या होती है, गच्छ होती है। ठीक है, तो जाता है मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल के लिए क्या होता है, लट लकार होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गच्छति हो जाएगा। तो उद गच्छति, ऊपर जाता है, इसका मतलब उद गच्छति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध हो, तो क्या उसे क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए अब समय का बोध हो, तो देखिए समय के लिए हम क्या करते हैं, लकार प्रयुक्त करते हैं, लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। ठीक है, तो ये आपके क्या है, समय का जो बोध कराता है वह आपका लकार कहलाता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए हमारे आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, लिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। अच्छा, इन्होंने बता भी दिया है कि लिंग 3 होते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि लिंग कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। अब देखिए, इन्होंने 2-2 पूछे थे, लेकिन मैंने बहुत सारे लिख दिए ताकि आप लोग अच्छे से याद कर लें। ठीक है, शाश कहा, शाश का मतलब होता है खरगोश, बानरा या मरकटा। देखिए, बंदर को बानरा भी बोलते हैं और मरकटा भी बोलते हैं। वृषभ मीस होता है बैल, गजा मीस होता है, क्या होता है गजा मीस, हाथी, सिंह मीस होता है शेर। ठीक है, ऐसे ही आप अजा भी लिख सकते हैं, अजा मीस होती है बकरी। ठीक है, आप लिख सकते हैं अश्वा, अश्वा मीस घोड़ा होता है, गर्दवा लिख सकते हैं, गधा होता है। ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पूछे थे आप, मतलब कोई से भी 2 आप याद कर लेना जो आपको इजी लगे, इसलिए मैंने आपके यहाँ पे बहुत सारे लिख दिए। ठीक है, 2 पक्षियों के नाम, उलूका, कपोता। उलूका मीस उल्लू, कपोता कबूतर, चटका चिड़िया, पिकहा, बताइए क्या होता है पिकहा मीस कोयल। कोयल को और भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, कोकिला। आगे बात समझ में, तो आपको समझ में आ गया ये। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फलेन शब्द का विभक्ति व वचन लिखिए। तो फलेन, ठीक है, फल क्या है, देखिए नपुंसक लिंग में होता है, ये फल के जो रूप चलते हैं वो नपुंसक लिंग में होते हैं। और क्या है, आपको इसके रूप याद करने पड़ेंगे। तो फल, फल के जो होते हैं, तो फल, फले, फला, फलेन, तो ये विभक्ति तृतीय विभक्ति में आता है, तृतीय विभक्ति और एक वचन में आता है। ठीक है, तो फलेन शब्द का विभक्ति और वचन क्या होगा, तृतीय विभक्ति एक वचन। ऐसे ही रमा,
रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखना है आपको। अब देखिए, जब आपको रमा के रूप याद होंगे तभी तो आप लिखेंगे। देखिए, राम है आकारांत और रमा है आकारांत, मतलब ये बड़ा आ, तो आकारांत है, तो आपको देखिए आकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ठीक है, ये सब क्या है, आपको इनके एक एक रूप याद करने पड़ेंगे। उसी के हिसाब के से जो आपके आकारांत वाले जितने भी होंगे वो क्या है, उसी हिसाब से चलेंगे। आकारांत वाले जो होंगे वो सब रमा के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। उकारांत वाले होंगे वो क्या है, गुरु, गुरु के जो रूप होते हैं उसके हिसाब से चलेंगे। ईकारांत वाले नदी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो ये रूप होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, मतलब एक एक तो होना चाहिए सभी उसका, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरांदी बोधत का हिंदी में अर्थ लिखो। तो इसका मतलब क्या होगा, उत्तिष्ठत मतलब उठो, जागृत मीन्स जागो, और प्राप्य मतलब प्राप्त करना होता है, ठीक है। वरांदी बोधत श्रेष्ठ पुरुष से ज्ञान, ठीक है, श्रेष्ठ जो पुरुष हैं उससे ज्ञान, तो इसका हिंदी में अर्थ हो गया उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुष से ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है। तो देखिए, चाहिए के अर्थ में होता है आपका विधिलिंग लकार, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मैंने आपको सारे लकार पढ़ाए हैं कि लट लकार क्या होता है वर्तमान काल के लिए, लंग लकार होता है आपका भूतकाल के लिए, लिरट लकार आपका भविष्य काल के लिए होता है, ठीक है, और आपका लोट लकार किसके अर्थ में होता है, प्रार्थना के अर्थ में होता है, और विधिलिंग लकार होता है आपका चाहिए के अर्थ में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। अब देखिए, 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो 1 से 10 तक की मैंने आपको 1 से 20 तक की पिछली वीडियो में याद करवाई है। तो एका द्वया त्रया चत्वारा पंच षष्ठ सप्त अष्ट नव 10, ठीक है, हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके बाद एकादशा द्वादशा त्रयोदशा चतवार नहीं सॉरी 14 हो गया, कहेंगे बताइए आप, चतुर्दश, ठीक है, चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टदश नवदश या एकोनविंशति, फिर उसके बाद विंशति, ठीक है, विंशति मतलब 20, ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शिक्षण संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए संस्कृत शिक्षण में बहुत सारी विधियां हैं, मैंने आपकी कुछ विधियां यहाँ पे लिख दी हैं, आप उसको याद कर लेना। जैसे मॉन्टेसरी विधि है, ये आपकी क्या है, खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है, इसमें भी क्या है आपको खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, करके सीखना। बच्चा क्या है पहले करेगा, उसके बाद वो सीखेगा, खुद करेगा, उसको करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। अनुकरण विधि, ठीक है, अनुकरण मतलब मैंने कल आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था, अनुकरण मतलब दोहराना, ठीक है। जो शिक्षक है उसके पीछे पीछे दोहराना, जो वह कह रहा है उसकी बातों को दोहराना क्या होता है, अनुकरण होता है। तो यहाँ पे अनुकरण वाचन विधि। उच्चारण वाचन विधि मतलब क्या है, किताब को पढ़ना, ठीक है, किताब को पढ़ना क्या है, उच्चारण करना। इससे क्या होता है, हमारे बच्चों का जो उच्चारण है वह शुद्ध होता है। फिर नेक्स्ट है आपका सामूहिक कार्य विधि। समूह में कार्य करता है बच्चा, तो क्या है बहुत सारी चीजें सीखता है, और क्या है बच्चा क्या है समूह के वजह से क्या होता है, सामाजिक जो आपके कार्य होते हैं उसमें भाग ले पाता है। आगे बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। अब देखिए धातु, धातु क्या होता है, जो क्रिया होती है उसके मूल रूप को ही क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो संस्कृत में क्रियाओं के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। जैसे करना, राम कार्य करता है, तो करता है ये क्या है, क्रिया है ना, किसी कार्य को वह कर रहा है, ठीक है। या फिर राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना क्या है, पढ़ रहा है, मतलब कोई कार्य कर रहा है, तो पढ़ना क्या है, यहाँ पे क्रिया है। तो ये जो क्रिया है इसका मूल रूप क्या है, पढ़ना, पठ। तो ये पठ क्या है, धातु, ठीक है। ऐसे क्रय धातु, भू धातु और पठ धातु है, ये क्रियाएं हैं हमारी, और इसका जो मूल रूप है वह क्या है, धातु कहलाता है। तो क्रय भू और पठ ये उदाहरण हो गए इसके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। अब देखिए संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है उसको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब इसमें स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, स्वर हमारे होते हैं 11, ठीक है। आपके महर्षि पाणिनि हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है, आपके स्वर 11 होते हैं, 9 होते हैं उनके अकॉर्डिंग, और वैसे 11 होते हैं। पाणिनि ने क्या है, आपको देखिए वर्णमाला क्या है आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, बहुत ईजी है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपको क्या है अच्छे से ये पूरी वर्णमाला क्या है अच्छे से समझा दूंगी। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। तो व्यंजन में बहुत सारे आते हैं आपके, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। और कौन से हैं बताइए जरा, और कौन कौन से व्यंजन होते हैं आपके, बहुत सारे व्यंजन आते हैं इसमें, ठीक है। स्वर भी बहुत सारे होते हैं, और स्वर को हम क्या कहते हैं संस्कृत में, अच, और व्यंजन को क्या कहते हैं, हल। देखिए महर्षि पाणिनि के सूत्र है, माहेश्वर सूत्र बोलते हैं उसे, ठीक है। अगर आप वो भी याद कर लेंगे तो भी आपको क्या है पूरी वर्णमाला अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए। देखिए इसमें 4 पूछे थे, लेकिन मैंने बहुत सारे लिख दिए, आपको जो भी ईजी लगे आप वो याद कर लेना, ठीक है। जम्बू फलम, ठीक है, जामुन को कहते हैं जम्बू फलम, बेल को कहते हैं बिल्बम, केला का है कदली फलम, आम का है आम्र, नींबू का है निम्बुकम, तरबूज का है कलिंगम, अंगूर का है द्राक्षा, ठीक है, याद हो जाएंगे ये।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब देखिए संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे। बालक हंसता है, मतलब यहाँ वर्तमान काल की बात हो रही है तो यहाँ लट लकार लगेगा, ठीक है। तो बाल कहा हस्ती, ठीक है। शीला ने पुस्तक पढ़ी, अब देखिए पढ़ी मतलब ये भूतकाल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, लंग लकार लगेगा। लंग लकार के हिसाब से ये जो है आपकी क्रिया जो धातु है वह क्या है, किसके हिसाब से लगेगी, पठ धातु लंग लकार में लगेगी, ठीक है। तो शीला पुस्तकम आपठत, शीलः पुस्तकम आपठत। पत्ते गिरते हैं, पत्राणि, अब देखिए वर्तमान काल है, ठीक है, तो लट लकार के हिसाब से लगेगा, लेकिन क्या है पत्ते बहुवचन है तो लट लकार का बहुवचन, ठीक है। तो पतंती, पत्राणि पतंती। बंदर दौड़ेंगे, तो बानरः दौड़ेंगे, मतलब ये भविष्य काल की बात कर रहा है, तो भविष्य काल में क्या आता है आपका, बताइए जरा। भविष्य काल में आता है आपका लिरिट लकार। लिरिट लकार में आपका क्या है, बंदर दौड़ेंगे, मतलब बहुत सारे बंदर हैं, तो आपका लिरिट लकार बहुवचन में धविष्यन्ति, बानरः धाविष्यन्ति। आगे बात समझ में। तो देखिए ये आपका क्या है 2022 का आपका संस्कृत का पूरा पेपर सॉल्व हो गया, ठीक है। और आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर